डियर व्यूअर्स, यू आर मोस्ट वेलकम। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित होने वाली पेट परीक्षा के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि ये परीक्षा क्या है और इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइम का क्वेश्चन पेपर होगा और इसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा और इसका सिलेबस क्या है। यानी हम कोशिश ये करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में कि आपको इन सभी सवालों का जवाब एक ही वीडियो मिल जाए, यानी आपको पूरा सिलेबस भी मिल जाए, टॉपिक वाइज किस सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक पे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, सिलेबस में क्या है और कितने क्वेश्चन बनते हैं किस टॉपिक पर, ये भी हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको। और कोशिश करेंगे पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 100 ही क्वेश्चन होंगे। तो हम आपको पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पूरा पैटर्न जो है क्लियर हो जाए। तो ये तो एक सेट होगा हमारा, ये पेपर सेट फर्स्ट ए है। अगर आपको इसके अलावा आप तैयारी करेंगे तो आपको बी सी डी और भी आप सेट आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। तो आप इस सेट को बहुत ही ध्यान से माइंड में बिठा लीजिएगा ताकि आपको पूरे पेपर का पैटर्न आपके माइंड में बैठ जाए कि किस टाइप का पेपर आता है और किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कितने मार्क्स यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक यहाँ पर रहेगा, टॉपिक फर्स्ट, वो भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक रहेगा और इसमें से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 5 अंक 5 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन आंसर होंगे। तो ये इसका सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आप इसका सिलेबस देख सकते हैं। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएँ, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएँ, मौर्य सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, सल्तनत काल, राजपूत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा और ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये पूरा सिलेबस है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सिलेबस दिया गया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप सेव कर सकते हैं। तो 5 मार्क्स के 5 अंक के यहाँ पर 5 अंक के प्रश्नोत्तर भारतीय इतिहास से पूछे जाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 क्या बनेगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो यहाँ पर द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। हम जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो लगभग 2500 साल पहले से मानी जाती है, 2500 साल ईस्वी पूर्व से मानी जाती है। 2500 साल ईसा पूर्व हो गए और लगभग 2021 अब चल रहा है अगर, तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि 4500 साल पुरानी ये सभ्यता मानी जाती है और ये 1750 ईस्वी तक इसको लेते हैं, यानी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक इसको काल माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, वेदों की संख्या कितनी है। आप जानते हैं कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, नंद वंश का संस्थापक कौन था, यानी हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो ये महापद्म नंद इसके संस्थापक थे, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, यानी अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन हाउ मेनी तीर्थंकर वर देयर इन जैनिज्म। तो आप जानते हैं कि जैन धर्म में अगर हम शुरू करेंगे ऋषभ देव से लेकर और महावीर स्वामी तक कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 24। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, यानी हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर। तो देखिए, जो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस तरह से देखा आपने, इतिहास से 5 प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप तैयार कर सकते हैं, ये एक सैंपल के तौर पर यहाँ दिए गए हैं। इस पेपर का जो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड सिलेबस रहेगा, जो 5 अंक का यहाँ पर रहेगा, नहीं 5 अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। तो देख लीजिए, सिलेबस पे नज़र डाल लेते हैं। इसमें देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष और स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये यहाँ पर टॉपिक रहेंगे जिससे यहाँ पर 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो जो बारदोली का जो सत्याग्रह हुआ था ये 1928 में हुआ था
और इसका जो नेतृत्व किया था, जो लीडरशिप की थी, वो वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से शुरू हुआ था। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेरठ। क्वेश्चन नंबर 8, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? यानी हु किल जनरल डायर? तो जनरल डायर की जो हत्या की थी वो उधम सिंह जी ने की थी। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उधम सिंह। क्वेश्चन नंबर 9, देश बंधु की उपाधि संबंधित है, यानी ये देश बंधु का टाइटल है वो किसको दिया गया है, किसके नाम के साथ जुड़ा है? तो ये चित्तरंजन दास जो जी थे उनके साथ जुड़ा है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? यानी ये स्लोगन था डू और डाई का, ये कब दिया गया था? तो जब अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन चल रहा था कि उनको कहा जाता कि भारत छोड़िए आप, तो भारत छोड़ो आंदोलन में ये नारा दिया गया था। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यहाँ पर पेपर में वो ज्योग्राफी यानी भूगोल से रिलेटेड होगा, जिसमें से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका भी सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में देखिए, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसमें नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, और आपके भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवासी, इन सबसे संबंधित यहाँ पर 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल से जो प्रश्न पूछे जाएंगे 5 प्रश्न वो इस प्रकार से रहेंगे, देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? जो अंतरिक्ष में जो कॉन्स्टिलेशंस होते हैं, तारामंडल होते हैं, उनकी संख्या जो बताई गई वो 89 या 89 बताई गई है। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 89। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये तत्व है यहाँ पर, कौन सा तत्व प्रचुर यानी कौन सा एलिमेंट जो है यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है? तो देखिए, एल्यूमिनियम यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में भी आप देख सकते हैं, आरआरबी कोलकाता में सहायक ड्राइवर में पूछा गया था। इसके अलावा ऊपर वाला क्वेश्चन ये पर 44वीं बीपीएससी, यानी ये कुछ एग्जाम है यहाँ पर जिनमें क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप इनकी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं ताकि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और इस एग्जाम में पास होने के लिए आपको कम से कम भी मेरिट में लाने, कम से कम आपको 70% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तभी आपकी उम्मीद बढ़ सकती है। जैसे आगे आने वाली जितनी वैकेंसी लेखपाल वगैरह की होंगी उसमें आप आराम से बैठ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। देखिए, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दो होते हैं, जैसे पृथ्वी है, ऊपर उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे दक्षिण ध्रुव होता है। तो उसका अक्षांश पूछा गया है। तो देखिए, उसका अक्षांश जो होगा वो 90 डिग्री रहेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 नीचे भी 90 तक जाते हैं, ऊपर भी 90 तक जाते हैं। इसलिए जो दक्षिणी ध्रुव तक जब पहुँचेंगे तो वहाँ पर 90 डिग्री रहेगा। तो इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 90 डिग्री। देखिए, ये क्वेश्चन भी आरआरबी गोरखपुर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? वेयर डज द इंटरनेशनल डेट लाइन पास थ्रू? देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन है वो 180 डिग्री से होकर गुजरती है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 180। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटामॉर्फिक रॉक? ये चट्टानों से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, और आरआरबी ग्रुप डी में मुंबई में पूछा जा चुका है। इसका जो सही उत्तर है वो संगमरमर, मार्बल है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए, संगमरमर या मार्बल। पेपर का जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहेगा। इसमें से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं यहाँ पर। सिलेबस में भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना इसके अंतर्गत, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र देखेंगे। हरित क्रांति इसमें दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। इसके अलावा यहाँ पर वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे, और वर्ष 2014 में पश्चात के आर्थिक सुधार, यानी 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार यहाँ पर कौन कौन से, जैसे कृषि सुधार है, ढांचागत सुधार है, श्रम सुधार है, या आर्थिक सुधार और जीएसटी, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक हैं। इनमें से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अर्थव्यवस्था पर जो क्वेश्चन बनेंगे, देखिए किस टाइप के बनेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? तो मिक्स जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें आपके सार्वजनिक और निजी दोनों का सह अस्तित्व होता है, दोनों का यहाँ पर
को एक्सिस्टेंस होता है, मिलन होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस प्री 2003 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी जो यूपी पीसीएस में पूछा जाता है इसका मतलब वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करें। तो दोनों का यहाँ पर मिश्रण होता है, यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का, जैसे निजी और सार्वजनिक, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं, यानी द पुअर सेव मोर देन द रिच। कैसे बचत करते हैं? अपनी आय के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की नहीं, वो तो बचत कर ही नहीं पाते। अपनी आय के बराबर हिस्से की, ऐसा वो ये भी नहीं कर पाते। अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, ये बात सही है यहाँ पर। अपनी पूरी आय की, ये भी नहीं सही है। जो गरीब होते हैं उनका सारा जो पैसा वो खाने पीने में ही चला जाता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं यानी क्या होती हैं? सस्ती हो जाती हैं, या प्रचुरता से मिलती हैं, या महंगी हो जाती हैं, या बिल्कुल नहीं मिलती। तो जो मुद्रास्फीति हो उसका संबंध यहाँ महंगाई से हो जाता है। तो जितनी भी जो सामान है मार्केट में वो थोड़ा महंगा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ये एसएससी मैट्रिक 2001 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। नाउ प्रश्न 19, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? देखिए फसलें दी गई हैं, गेहूँ, धान, ज्वार, मक्का। तो ये गेहूँ के लिए स्पेशल यहाँ पर प्रभाव पड़ा था, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गेहूँ, और यूपी पीसीएस में ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को कहते हैं। जैसे सरकार को जो कुल इनकम होती है और जो कुल एक्सपेंस जो खर्चा होता है उसके बीच में जो अंतर होता है, मान लें 100 रुपये इनकम होती है और जो खर्च होता है वो 120 रुपये का आ जाता है, तो ये क्या होता है? ये एक तरह से घाटा हो जाता है यहाँ पर, यानी बजटीय घाटा ये कहलाता है इस तरह का। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बजटीय घाटा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से रहेगा, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसमें सिलेबस में भारतीय संविधान से रिलेटेड भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं रहेंगी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन या स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, ये सारा यहाँ पर सिलेबस रहेगा। इसमें से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? देखिए इंडिया में आप जानते हैं कि अंग्रेजों का राज था यहाँ पर, और उनको यहाँ पे 1947 में यहाँ पे जाना पड़ा था, और भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया था। तो पूछा गया है उस वक्त इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी, तो ये हमें यहाँ पे जानना है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देख सकते हैं, आईएएस प्री में पूछा गया प्रश्न। और डियर स्टूडेंट, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर यहाँ पर आप प्रेस कर लीजिए, और इसको आप अपने साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये सीरीज़ और बहुत ही अच्छी लग रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम इस तरह की और भी सेट आपके लिए यहाँ पर तैयार कर सकें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और अपने एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकें। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो उस वक्त इंग्लैंड में जो थी वो लेबर पार्टी की सरकार थी, तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? जो भारत में जब आज़ाद हुआ हिंदुस्तान, फिर यहाँ पर अपना संविधान तैयार किया जा रहा था, तो उस वक्त जो वहाँ की सभा बनी थी वो किसके अनुसार उसको गठित किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन जो योजना थी, कैबिनेट मिशन प्लान था, उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर बनाया गया था, गठित किया गया था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, यानी सेकुलर मीन्स क्या होता है? सेकुलर, जैसे हमारे संविधान में भी कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी भोपाल में पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी किसी देश में धर्म होते हैं उन सभी को बराबर महत्व दिया जाता है, सभी को बराबर मौका दिया जाता है, अपने अपने धर्म के अनुसार सभी लोग अपना धार्मिक कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का, यानी सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? देखिए दुनिया में बहुत सारे देश हैं, इंडिया से 6 देश इंडिया से भी बड़े हैं, लेकिन यहाँ संविधान की बात हो रही है, तो जो इंडिया ही का ही यहाँ पर संविधान सबसे बड़ा है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, यानी द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया इज अफेक्टेड बाय।
देखिए इंग्लैंड यहाँ पर राज्य किया था इंग्लैंड वालों ने, तो इसलिए उनसे इफेक्टेड है। और जो संविधान हमारा जो भारत का संविधान बनाया गया है वो कई देशों से मटेरियल लेकर इसको तैयार किया गया है। तो यहाँ की जो संसदीय प्रणाली है वो ज़्यादातर इंग्लैंड से प्रभावित है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड से। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो सामान्य विज्ञान एंड जनरल साइंस रहेगा, साइंस से रिलेटेड रहेगा। इसमें से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके अंदर का जो सिलेबस में आपका देखिए भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और कंप्यूटर साइंस, इस तरह से यहाँ पर इनमें से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कार्य का मात्रक है द यूनिट ऑफ वर्क इज। ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन है जूल। क्वेश्चन नंबर 27, किसी मनुष्य का शरीर का सामान्य तापक्रम होता है यानी नॉर्मल टेम्परेचर एक इंसान का कितना होता है वो देख लेते हैं। तो आप जानते हैं जब किसी को फीवर हो जाता है तो कहते हैं भाई आपको फीवर हो गया है, 100 डिग्री है, 102 डिग्री फीवर है, लेकिन जो नॉर्मल होता है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी 98 फ़ारेनहाइट होता है। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, यानी सॉफ्टवेयर को हम किस और नाम से जानते हैं। देखिए कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो यूज होते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर है उसको हम प्रोग्राम या एप्लीकेशन या प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 29 शुद्ध तत्व कौन सा है, विच इज द प्योर एलिमेंट। यहाँ पर ऑप्शन है कांच, सोडियम, सीमेंट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कांच है वो मिक्सचर है, आपका जो सीमेंट है वो भी मिक्सचर है, सोडियम मिक्सचर नहीं है, एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सोडियम। क्वेश्चन नंबर 30 दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, यानी द रीजन फॉर द फ्रीजिंग ऑफ मिल्क इन द फॉर्म ऑफ कर्ड इज। तो किस वजह से होता है, देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं इस तरह के जो ये काम करते हैं, तो लैक्टोबैसिलिस जो प्रक्रिया उसके द्वारा ही होता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ पर है प्रारंभिक गणित यानी एलिमेंट्री अरिथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। इसमें से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के। तो इसका भी सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पर पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, डेसिमल वगैरह, और परसेंटाइल यानी प्रतिशतता, साधारण अंक, गणितीय समीकरण यहाँ पर, और वर्गमूल, स्क्वायर रूट, और आपके एक्सपोनेंट एंड पावर, घातांक, घात और औसत, एवरेज से रिलेटेड यहाँ पर ये पूरा सिलेबस है। इससे में इनसे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर 31 यानी 31वां प्रश्न यहाँ पर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आप जानते हैं प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या है वो 2 होती है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 32 294 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर इन 294 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए यहाँ पूर्ण वर्ग हमें बनाना है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो कोई भी संख्या है उसका पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 294 के, देख लेते हैं कि इसको ऐसे काट के, तो 2 147 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर 3 से करेंगे तो 49, फिर 7 से करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमारा जाता है 2 × 3 × 7 × 7। देखिए ये तो पेयर बन जाता है, लेकिन यहाँ पर इन दो का पेयर नहीं बनता, तो हमें पेयर बना, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कुल मिलाकर हमें 2 3 जा 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6। क्वेश्चन नंबर 33 यदि 17/6 - x/8 = 2 तो x का मान है, यानी इफ़ 17/6 - 8/x/8 इज इक्वल टू देन द वैल्यू ऑफ x इज। x की वैल्यू यहाँ पर हमें बतानी है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन वो लिख लेते हैं, 17/6 - x/8 = 2, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो इसको थोड़ा सा ईजी कर लेते हैं, यानी 17/6 - 2/1 बराबर, इसको इधर ले लेते हैं x/8 और इसको आगे ले लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम टाइप का 17/17 माइनस इसको एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर 6 दूनी 12, 17 - 12/6 बराबर x/8। तो ये बचेगा यहाँ पर 17 में से 12 के 5/6 बराबर x/8। तो इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पर हमारी 5 × 8/3, यानी यहाँ पर आ जाएगी 20/3। ये कट के यहाँ पर 20/3 है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 20/3, 20/3। क्वेश्चन 34
एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। यानी बिल्कुल जैसे चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न होते हैं उस टाइप से ये प्रश्न है, और वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर ये फॉर्मूला इसका जो बनेगा वो AP1 + R/100 और n, ये यहाँ पर फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देख लेते हैं कि ए जो है वो हमारी जनसंख्या निकल कर आएगी 2 साल के बाद, और जो मौजूदा जनसंख्या है वो उसको हम पी से डिनोट करेंगे यहाँ पर। तो देख लीजिए ए निकालना है, तो यहाँ पर पी हमारा है 17,64,00 और ये 1 + R यहाँ पर 5% है रेट, तो 5/100 और n जो समय है वो 2 वर्ष है। तो इस तरह से हम इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा यहाँ 17,64,00 × 21 × 21 बटे 20 × 20, और इस तरह से ये हमारा बन जाता है यहाँ पर 441 × 441 441 441, और इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 19 44 81, यानी 1,94,481 यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन निकल कर आएगी। इसलिए यहाँ पर हम इसको मैच कर सकते हैं कि इस ऑप्शन में ये आंसर है, तो यहाँ पर हमें सी में नज़र आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5 हो तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 हो तो मध्य संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये एवरेज का औसत का प्रश्न है। मान लिया इसमें यहाँ पर इस तरह से संख्या दी गई है, ये कुछ संख्या हैं, 1 से यहाँ पर स्टार्ट किया गया है और 11 तक की संख्या है, और एक संख्या यहाँ पर बीच में। उसने क्या किया कि अगर शुरू से हम 6 तक संख्या लें तो उनका जो औसत निकल कर आता है वो 10.5 आता है, और जो लास्ट की अगर इधर से हम 6 लें तो उनका जो औसत आता है वो 11.4 निकल कर आता है। यानी जो बीच यानी क्योंकि इधर से भी 6 ले रहे इधर से भी 6 ले रहे तो 12 संख्या तो है नहीं, संख्या तो ओनली 11 है, तो इसके लिए जो बीच की संख्या है वो डबल आ रही है, दोनों में इंक्लूड हो रही है। तो हम यहाँ पर जो बीच की संख्या है उसको निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो शुरू की यहाँ पर 6 संख्या उनका योग निकालेंगे, और जो लास्ट की 6 संख्या उनका योग निकालेंगे, उसमें से हम टोटल 11 संख्याओं का टोटल योग को माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देख लीजिए हमारी जो शुरू की 6 संख्याएं हैं उनका जो योग होगा वो देख लीजिए यहाँ पर हम क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 10.5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 6 से 6 संख्या, तो ये हमारा 63 आ जाता है। इसी तरह हम जो लास्ट की 6 उनको मल्टीप्लाई करते हैं 11.4 × 6 यह आ जाएगा 68.4, और जो हमारी टोटल 11 संख्या अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो 11 संख्या का जो औसत है वो 10.9 है। तो उसे मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 11 से तो ये आ जाएगा हमारा 119.9, तो ये है। इसलिए हम इन दोनों औसत को जो शुरू के 2 औसत है इन दोनों को ऐड करेंगे और उसमें से ये वाला माइनस यहाँ पर करेंगे, तो इसको ऐड करके माइनस करने पर हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 11 पॉइंट यहाँ पर 5 आप करके देख सकते हैं। तो इसलिए अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा यहाँ पर है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही नजर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी का। इसमें से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत, भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं गद्य में पद्य में से, ये सब इस तरह के यहाँ पर इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंक के। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। प्रश्न 36, अक्षय किन 2 व्यंजनों से मिलकर बना है। देखिए हिंदी अल्फ़ाबेट में ये वर्णमाला में अक्षय एक अक्षर यहाँ पर आता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको मोबाइल में ये लिखना हो तो अगर डायरेक्ट नहीं है तो आप क्या करते हैं, आपको 2 अलग अलग अक्षर लिखने पड़ते हैं। कौन कौन से अक्षर आप लिखते हैं, सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, हाफ, इस तरह का क्या लिखना पड़ता है, उसके बाद प्लस हाफ, इसमें जो ये पेट पर शय होता है इसको लिखते हैं, तो ये अक्षय बन जाता है। तो इसको आप मैच कर सकते हैं। यहाँ पर व्याकरण से संबंधित यहाँ पर ये प्रश्न है, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 37, जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। जल का पर्यायवाची शब्द, जल के कई पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे जल है, वारी है, तोय है, अम्बु है, सलील है, नीर है। तो यहाँ पर देखिए कई दिए गए हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नीर। प्रश्न 38,
उत्तेजित का विलोम शब्द है उत्तेजित, तो उत्तेजित का जो विलोम शब्द होता है वो शांत होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न 39, जो रोग संपर्क से फैलता है उसके लिए उचित शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो जो रोग संपर्क से फैलता है वो उसे संचारी, उसके लिए हम शब्द यूज कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है। देखिए मुहावरा है, तो टांग अड़ाने का मतलब होता है कि काम में रुकावट पैदा करना, अवरोध पैदा करना, इसलिए ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर यार। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो सामान्य अंग्रेजी यानी जनरल इंग्लिश से रिलेटेड रहेगा। इसमें से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें देखिए अंग्रेजी व्याकरण इंग्लिश ग्रामर से संबंधित प्रश्न आएंगे और अपठित गद्यांश पर, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेड पैसेज। तो यहाँ पर अनसीन पैसेज भी होगा, अनरीड या अनसीन पैसेज, इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, टू हिट द राइट नेल ऑन द हेड, इस का क्या मतलब है? एक मुहावरा टाइप का है, इसका मतलब होता है कि टू डू द राइट थिंग, यानी सही काम करना, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए टू डू द राइट थिंग। क्वेश्चन नंबर 42, अ प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज, तो जो रिफ्यूज प्रोवाइड करता है ऐसा प्लेस क्या कहलाता है? वो असाइलम कहलाता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, अपोजिट ऑफ मैसी, मैसी क्या होता है? ME SSY, इसका जो अपोजिट होता है वो होता है यहाँ पर ऑर्डरली, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, सिनोनिम्स ऑफ नेक्ड, नेक्ड का जो पर्यायवाची होता है वो देखना है, वो होता है न्यूड, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इज, यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं जैसे अटेंडेंस 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 अटेंडेंस, तो हमें सही स्पेलिंग वाला वर्ड हमें यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर जो सही स्पेलिंग वाला वर्ड होगा ऑप्शन ए अटेंडेंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे तर्क एवं तर्कशक्ति यानी लॉजिक एवं रीजनिंग, इसमें से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए कहा जाता है अगर आपकी रीजनिंग मजबूत है तो आप की जो है पेपर को क्रैक करने की संभावना बढ़ जाती है, आप पेपर में अच्छी तरह से मार्क्स ला सकते हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, हमारी भी कई वीडियो बनी है रीजनिंग के ऊपर जो स्टार्टिंग से लेकर चले हैं, यानी जो बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए भी वो बड़ी हेल्पफुल होंगी, तो आप भी हमारे चैनल पर जाकर उस तरह की जो रीजनिंग की जो सीरीज बनी हुई है उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए रीजनिंग में क्या होगा, इसमें वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, विश्लेषण एवं निर्णय, ये सारे इस टाइप के यहाँ पर लॉजिक में या रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं और 5 अंक के इसमें से पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, विद्युत जिस प्रकार संबंधित है प्रकाश से उसी प्रकार पेड़ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी ट्री इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन द सेम वे एज इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू लाइट। देखिए विद्युत का संबंध प्रकाश है, यानी विद्युत बिजली का काम होता है प्रकाश फैलाना, तो इसलिए इसी तरह हमें पेड़ का बताना है कि जो ट्री होता है उसका क्या काम होता है। देखिए यहाँ अंधकार है, अंधकार फैलाना तो नहीं होता, जड़ रूट चिड़िया ये भी नहीं, मेन होता है वातावरण, एटमॉस्फेयर में जैसे ऑक्सीजन देता है पेड़ या एटमॉस्फेयर को सही रखता है, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में घर को दुकान कहा जाए, दुकान को रेस्टोरेंट कहा जाए, रेस्टोरेंट को जलाशय कहा जाए, जलाशय को पेड़ कहा जाए तथा पेड़ को पंखा कहा जाए, तो बताएं कि व्यक्ति सामान खरीदने हेतु कहाँ जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने होते हैं, तो देख लीजिए, यानी इसको सामान खरीदना है, तो सामान खरीदने के लिए इंसान कहाँ जाता है? आप जानते हैं सामान खरीदने के लिए शॉप पे जाता है, दुकान पे जाता है, शॉप पे या वो दुकान पे जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए उसने कहा कि दुकान को रेस्टोरेंट कहा गया है, दुकान को रेस्टोरेंट यानी शॉप इज कॉल्ड रेस्टोरेंट, तो इसलिए उसको सामान खरीदने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? उसको सामान खरीदने के लिए रेस्टोरेंट पर जाना पड़ेगा, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 48, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हंगरी को GWKKME लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ईगल को कैसे लिखा जाएगा? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरह से, आप ध्यान दीजिए। हंगरी को हम ये लिखते हैं, इस तरह से लिख लीजिए आप एक बार, यहाँ HUNGRY, इसको हम लिखते हैं GWKKME। तो हमें ईगल को बताना कैसे लिखना है, EAGLE को कैसे लिखना है। तो हम इनमें देख लें क्या रिलेशन है, क्या किस बेस पर इनमें रिलेशन बनाया गया है। तो H यहाँ पर देखिए H स्टार्ट होता है, यहाँ पर G है, तो अगर हम देखें तो H और G, यानी जो G है वो H से पहले आता है, तो इसमें एक माइनस हो जाएगा, यानी इसमें एक माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस, एक माइनस किया गया है। इसी तरह
उसके बाद यहाँ पर देखिए ई में से भी एक माइनस करना पड़ेगा हमें, तो ई से पहले क्या आता है, डी आता है, तो यहाँ पर डी आ जाएगा। इसी तरह दूसरा यहाँ पर है यू, हंगरी में दूसरा यहाँ पर लेटर है यू और इधर दिया गया है डब्लू। तो यहाँ पर देखिए यू के बाद डब्लू, तो यहाँ पर 2 का ऐड किया गया है। अब देखिए यहाँ 2 होगा तो +2 यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यानी यू के बाद वी फिर डब्लू, तो 2 प्लस होगा। इसी तरह यहाँ पर ए है तो ए में भी 2 प्लस करना पड़ेगा हमें, यानी ए के बाद 2 प्लस करेंगे तो बी सी आ जाएगा हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरह अब एन लेंगे, यहाँ पर तीसरा एन है, एन और इधर के है, तो यहाँ पर एन से माइनस करना पड़ा के, क्योंकि पहले आता है, तो के बाद के एल एम एन यानी 3। देखिए 3 का माइनस होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर 3 माइनस होगा -3, तो इसी तरह यहाँ पे 3 माइनस करना पड़ेगा, तो जी से 3 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो जी से 3 कम करेंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा डी। इसी तरह आगे चलते जाएंगे हम और बनाते जाएंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पर जी है, जी और इधर है के है, ठीक है। तो इसमें इसी तरह का एक लॉजिक बनेगा, तो इस तरह से हमारा डी सी डी और पी जेड ये निकल कर आ जाएगा। आप देखेंगे तो इसको हम मैच कर लेते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन में डी तो 3 ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन डी सी डी हमारा और पी जेड जो है ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 49, प्रभात महेश से लंबा है, गोपाल महेश से लंबा है, भुवन महेश से छोटा है, सबसे लंबा कौन है। देखिए यहाँ पर हम इसको बनाते हैं, प्रभात महेश से लंबा है, यानी प्रभात को पी से, ये लंबा है किससे, महेश से, इधर महेश लिख लेते हैं, तो महेश से लंबा प्रभात है, और गोपाल महेश से लंबा है। अब महेश से लंबा कौन है, ये गोपाल जी, ये लंबा है महेश से, ये भी लंबा है। भुवन महेश से छोटा है, तो ये जो भुवन है ये महेश से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम इसको पूरे को मैच करते हैं, बनाते हैं, तो m के प्लेस पर m रखें यहाँ पर, तो ये mm हो जाएगा। तो p और g, गोपाल और प्रभात एक ही प्लेस पर पड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर m से अगर लें हम, तो p और g एक ही निकल कर आएंगे। उसके बाद bm, m से छोटा b है, तो b तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, b से बड़ा m, m से बड़ा p और g। तो इसलिए m से बड़े यहाँ पर 2 निकल कर आ रहे हैं, p और g, यानी प्रभात और महेश दोनों m से बड़े नजर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गोपाल या प्रभात। क्वेश्चन नंबर 50, राजेश दक्षिण में 20 मीटर चलना शुरू करता है, अब वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, पुणे में बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला, फिर वह अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 15 मीटर चला। अब वह आरंभ करने के बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। देखिए डायरेक्शन से रिलेटेड प्रश्न है। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, एक डायरेक्शन बना लेते हैं, जैसे ईस्ट पूर्व, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर और साउथ, इस तरह से। और मान लिया हम यहाँ पर अभी इस वक्त यहाँ पर हैं, तो उसने कहा कि राजेश दक्षिण में 20-25 मीटर चलना शुरू करता है दक्षिण में, तो साउथ में चलेगा यहाँ पे ऐसे, ये 25 चला उसने। उसके बाद अब अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, उसका बाएं किधर होगा, मान लिया इधर से आ रहा था वो ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसका जो बायां होगा इधर होगा, तो बाएं ओर मुड़कर वो चला इधर 20 मीटर और चला, ठीक है। उसके बाद पुणे बाईं ओर मुड़ा, फिर बाएं ओर किधर होगा उसका, फिर बाएं ओर इधर हो जाएगा, वो 25 मीटर चला, ये 25 मीटर फिर हो जाएगा, पहले 25 और अब 25। फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़कर 15 मीटर चला, अब दाहिनी किधर होगा उसका, दाहिनी इधर होगा, अब वो चला 15 मीटर। अब वह प्रारंभ करने के बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। देखिए वो यहाँ पर था, इस बिंदु पर था, और अब वो यहाँ पर पहुँच गया है, तो अब वो कितनी दूर पर है देखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, देखिए 20 तो ये हो जाएगी हमारे यहाँ पर, और 15 ये है, तो 20 और 15, 20 + 15, तो ये हो गए 35 मीटर। तो 35 मीटर की दूरी हो गई, और किस दिशा में है, अब यहाँ पर था वो देखिए इधर इस दिशा में, यानी इधर है, तो ये मतलब पूर्व दिशा में है, ईस्ट में है, इधर ईस्ट में चल रहा है। तो यहाँ पर 35 मीटर और ईस्ट कौन से ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन ए में हमें ये नजर आ रहा है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 35 मीटर पूर्व। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर है समसामयिक, यानी करंट अफेयर से रिलेटेड है, और इसमें 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक जितने भी थे 5-5 अंक थे, लेकिन यहाँ पर करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा आता है, और आपको न्यूज़पेपर से या न्यूज़ से ये हेल्प मिल सकती है, आप करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। देखिए इसका भारत एवं वैश्विक, ये इंडियन अन ग्लोबल, यानी पूरी विश्व से ये करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं।
प्रश्न 51 देख लेते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, यानी हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। तो यहाँ के गवर्नर कौन है, उपराज्यपाल कौन है, देख लेते हैं। तो वहाँ के जो उपराज्यपाल है आर के माथुर है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, आईसीसी के नए मुख्य अभियोजक कौन है। ठीक है, जो आईसीसी के मुख्य अभियोजक हैं वो करीम खान हैं, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 53, कौन सा देश वैक्सीन पासपोर्ट जारी कर रहा है, यानी विच कंट्री इज इशूइंग वैक्सीन पासपोर्ट। तो ये जापान काम कर रहा है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जापान। क्वेश्चन 54, मिल्खा सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम चैंपियनशिप कब जीती थी। तो उन्होंने जीती थी 1958 में, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, 55, 2021 में ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित होने हैं, कहाँ पर आयोजन होना है। तो ये जापान में 2021 में ओलंपिक गेम अभी हुए हैं, और इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जापान। क्वेश्चन 56, इब्राहिम रईसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। इब्राहिम रईसी हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये ईरान के राष्ट्रपति चुने गए हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ईरान। क्वेश्चन नंबर 57, 2021 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का विजेता कौन है। तो बुकर पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जीता है डेविड डायोप ने, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी नंदन बोरा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये साहित्य से संबंधित थे, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, साहित्य, लिटरेचर। क्वेश्चन 59, रायमोना आरक्षित वन जिसे हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, किस राज्य में है। तो ये जो आरक्षित वन है ये आसाम राज्य में, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आसाम। क्वेश्चन 60, केरल की तस्नीम असलम को किस देश में असाधारण छात्र श्रेणी में गोल्डन वीज़ा मिला है। तो ये यूएई ने दिया है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूएई। डियर व्यूअर्स, अब हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा टॉपिक है, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस एंड जीके से संबंधित। इसमें सिर्फ 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये बड़ा वाइड टॉपिक होता है, इसमें बहुत कुछ हमें याद करना होता है। जो आयोग ने जो यहाँ पर सिलेबस दिया वो देख लेते हैं। इसमें भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित, देश, राजधानी एवं मुद्रा पूरे विश्व के, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब से संबंधित प्रश्न यहाँ पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो होते हैं, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, यूएनओ से संबंधित, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल से संबंधित, भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो वगैरह से संबंधित, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। तो इस तरह का सिलेबस है, बड़ा वाइड सिलेबस है। तो इसमें हमें जितनी ज़्यादा हम मेहनत कर पाएंगे उतनी हमें अंक अच्छे मिल सकते हैं। उदाहरण के रूप में इससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न 61, भारत के दक्षिण में कौन सा पड़ोसी देश है। तो जब मान लीजिए ये इंडिया है, तो ये इसका पूरब होगा, इधर इसका पश्चिम होगा, इधर नॉर्थ, इधर साउथ होगा। तो नीचे की तरफ कौन सा देश है आप देखते हैं, यहाँ पर एक इस तरह का देश है जो बूंद की तरह है। तो यहाँ पर ये है श्रीलंका, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। तो प्रश्न 62, तेहरान किस देश की राजधानी है। तो तेहरान जो है देखिए कहाँ की राजधानी है। भारत से अगर हम पश्चिम की तरफ चलें पाकिस्तान आएगा, उसके बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के पास बाद जो देश पड़ता है इंडिया से वो ईरान पड़ता है। तो ये ईरान की राजधानी है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ईरान। क्वेश्चन नंबर 63, लक्षद्वीप किस सागर में पड़ता है। देखिए ये इंडिया है, ये यहाँ पर जो है ये लक्षद्वीप है, और यहाँ पर अंडमान निकोबार है, आइलैंड है। तो ये लक्षद्वीप है, तो यहाँ पर ये अरब सागर पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अरब सागर। प्रश्न 64, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। देखिए राज्यसभा में चुने जाते हैं लगभग 250 सदस्य होते हैं, लेकिन कुछ सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, जैसे खेल से, साहित्य से, कला से, मतलब अपने क्षेत्र में ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है। जैसे मिसाल के तौर पर सचिन तेंदुलकर को लिया गया था, और रेखा को लिया गया था। तो इस तरह से लिए जाते हैं। तो ये 12 सदस्य लिए जाते हैं, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 12। क्वेश्चन 65 राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो यानी नेशनल यूथ डे इंडिया में कब मनाया जाता है। तो देखिए ये जो होता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के याद में मनाया जाता है, जन्मदिन उनका होता है तो उस दिन मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है भारत में 12 जनवरी को। तो इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 12 जनवरी। प्रश्न 66, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का सदस्य, स्थायी सदस्य नहीं है, यानी परमानेंट मेंबर नहीं है। देखिए संयुक्त राष्ट्र में 5 जो मेंबर होते हैं वो परमानेंट होते हैं, जिसमें आपका रूस है, चीन है, ब्रिटेन है, फ्रांस और अमेरिका है।
तो इसमें देखिए यहाँ पर भारत जो है उसका परमानेंट सदस्य नहीं है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत, इंडिया। प्रश्न 67, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है? आदर्श वाक्य यहाँ पर इसका जो मोटो है वो क्या है, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो इसका जो मोटो होता है वो साइटिस अल्टियस ऑफ फोरेज के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर है। प्रश्न 68, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? यानी भारत में कौन व्यक्ति थे जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जो गीतांजलि पे जिनको ये साहित्य में मिला था। प्रश्न 69 यामा नामक पुस्तक की रचना की है, यानी जो यामा बुक है वो किसने लिखी थी? तो ये जो लिखी थी ये इम्पोर्टेंट है बढ़िया ही, तो ये महादेवी वर्मा जी ने लिखी थी, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। यानी देखिए भारत में वर्षा ऋतु में बारिश होती है, लेकिन तमिलनाडु जो राज्य है उधर यहाँ पर सर्दी के मौसम में भी यहाँ पर शीतकालीन में वर्षा होती है। तो उसका जो कारण है वो क्या है, वो किस वजह से होता है? तो इसका कारण है उत्तर पूर्वी मानसून, यानी उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से वहाँ पर ये होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा अपठित हिंदी गद्यांश। देखिए हिंदी गद्यांश से यहाँ पर 2 गद्यांश आएंगे 5-5 अंक के, कुल मिलाकर 10 अंक आपको इन दोनों गद्यांश से मिलेंगे। तो गद्यांश होगा उसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला गद्यांश हम यहाँ पर देख लेते हैं, गद्यांश पढ़ लेते हैं। क्या है? साहित्यकार की भूमिका जीवन और अमृत से जुड़ी है, संहार और गरल से नहीं। संहार और गरल तो राजनीति के जिम्मे है और वह बखूबी बड़े इत्मीनान से काम कर ही रहा है। तो आप भी उस भीड़ में क्यों जाकर जुड़ें? आप गरल में ही रुचि रखते हैं तो आपका तरीका उससे भिन्न है। आप गरल का रसायन के रूप में व्यवहार करें, उसे रस रूप में दें तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं। रस रूप में गरल औषधि बन जाता है, रस रूप में गरल औषधि बन जाता है, अतः इस रूप में गरल साहित्य में स्वीकृत है। परंतु औषधि औषधि है, वह मात्रा में दी जाती है। औषधि संपूर्ण भोजन नहीं बनाई जा सकती, वह पुष्टि का स्रोत बन सकती है। तो ये इस तरह का आपको यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर 71 जीवन और अमृत से किसकी भूमिका जुड़ी है? अभी आप अपने ऊपर पढ़ा था, तो यहाँ पर साहित्यकार ऊपर शुरू में लिखा है कि साहित्यकार की भूमिका जीवन अमृत से जुड़ी है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 संहार से तात्पर्य है। अभी आप इसको पढ़ सकते हैं दोबारा गद्यांश को। तो संहार से मतलब होता है विनाश, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 गरल साहित्य में किस रूप में स्वीकृत है? अभी ऊपर पढ़ लेते हैं आप, गरल जो है वो औषधि के रूप में है, दवाई के रूप में, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर यार। क्वेश्चन नंबर 74 औषधि संपूर्ण भोजन नहीं बनाई जा सकती क्योंकि उसकी मात्रा निश्चित होती है। आप दवाई जो है एक निश्चित रूप में ले सकते हैं, पूरा पेट भरकर उतना नहीं लिखा सकते, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न 75 अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक है, यानी जो गद्यांश जगह इसका हम सही शीर्षक क्या बना सकते हैं? देखिए साहित्यकार के बारे में ये कहा गया है, इसलिए यहाँ पर सी और जो अनुच्छेद है वो हमारा साहित्यकार की भूमिका यहाँ पर होगा। दूसरा गद्यांश है, ये भी 5 अंक का होता है। तो अब देख लेते हैं, ये गद्यांश पढ़ लेते हैं। भूषण महाराज ने विषय और विशेषता नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। शिवाजी और छत्रसाल से महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वाले की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुराधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्णसा कर दिखाया, और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का प्रयास किया उस समय उसके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। ये पॉइंट है यहाँ पर। इसी सेना से इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। ये भूषण ग्रंथावली से अवतरित किया गया है। अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 76 महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम क्या था? नहीं, किस राजा के दरबार में रहते थे? तो अभी आपने ऊपर गद्यांश में पढ़ा कि शिवाजी के दरबार में रहते थे, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शिवाजी। प्रश्न 77 छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम हैं, यानी कौन से 2 काव्य ग्रंथ हैं हमें वो देखने। तो एक तो शिवा बावनी और शिवराज भूषण, ये 2 महाकाव्य हैं, 2 काव्य थे, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 78 इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है, यानी क्या शीर्षक हो सकता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसने बुद्धिमत्ता दिखाई कि 5 पैदल हैं और 25 घुड़सवार, उन्हीं से ही 25 घुड़सवार, 5 पैदल, 25 पैदल, इनसे ही मतलब जंग जीतने का पूरी बुद्धिमत्ता दिखाई है। तो यहाँ पर जो होगी वो भूषण की बुद्धिमत्ता
के बारे में वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी भूषण की बुद्धिमत्ता करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 79, छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास क्या थे? 2 सवार 5 पैदल या 5 सवार 25 पैदल। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 5 सवार थे और 25 पैदल, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 80, भूषण का प्रिय काव्य रस कौन सा था? भूषण किस रस में रचनाएं करते थे? तो वो वीर रस में करते थे, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वीर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। देखिए यहाँ पर 2 ग्राफ पूछे गए हैं, 2 ग्राफ दिए जाएंगे आपको एग्जाम में जो 10 अंक के होंगे, 5-5 अंक के, दोनों मिलाकर 10 अंक के होंगे। तो फर्स्ट ग्राफ होगा, इसमें देखिए किस तरह से ग्राफ पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन होगा कि निम्न ग्राफ का अध्ययन करके संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, ग्राफ दिया जाएगा और उसमें कुछ चीज़ें अंकित रहेंगी। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, किसी कंपनी द्वारा कुछ वर्षों में किए गए वस्त्रों का निर्माण। जैसे एक कंपनी है वो वस्त्र का निर्माण करती है, उसमें अलग अलग सन में अलग अलग प्रोडक्शन दिखाया गया है। तो इस प्रोडक्शन को जैसे 1992 में 25,000 ये सब दिया गया है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ के द्वारा पहले इसको यहाँ पर शो कर लेते हैं। एक ग्राफ जो है वो इस तरह से एक ग्राफ आपको एग्जाम में मिलेगा। देखिए देखने में सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया 1992, तो 1992 में हम दिखाएंगे। जैसे 25 यहाँ पर लिखा गया है, तो ये 25 हो जाएगा 92 में, 1992 में। उसके बाद यहाँ पर दिखा है 1993 में 45 दिखाया गया। उसके बाद हम 45 यहाँ पर दिखाएंगे 45। उसके बाद दिखाया गया 1994 में 55, तो 55 दिखाएंगे यहाँ पर 55। उसके बाद 1995 में फिर 40 दिखाया गया है 40, और 96 में फिर 50 दिखाया गया है, और आपका 97 में 35 दिखाया गया है। तो ये सारे यहाँ पर हमारे हो जाते हैं। तो इस तरह का एक ग्राफ होगा और उसके ऊपर फिर कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। क्वेश्चन 81, 1997 में 1996 की तुलना में निर्माण में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो अभी आपने ऊपर ग्राफ देखा, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखना है। तो निर्माण में कमी कितनी हुई, तो अभीष्ट कमी जो होगी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। जो कमी होगी जैसे 50 और 35 का डिफरेंस वहाँ पर ग्राफ में हमें नज़र आ रहा है, तो डिवाइड बाई 50 और मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 100 करेंगे। तो इस तरह से जो निकल कर आएगा वो देखिए यहाँ पर 30% आ जाएगा, यानी 30% की यहाँ पर कमी होगी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 82, 1995 का निर्माण 1992 के निर्माण का कितने प्रतिशत था? तो इसको निकालने के लिए देख लिए अभी परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो कितने प्रतिशत था। तो ये 40 वहाँ पर दिया गया था और 25 दिया गया है, तो मल्टीप्लाई जब हम 100 से करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा हमारा। कैलकुलेशन करेंगे हम इसकी, तो 160%, यानी 160% यहाँ पर था। तो लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 160 कहीं पर भी नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 83, 1992 से 1993 तक निर्माण में वृद्धि 1995 से 1996 तक की वृद्धि से कितना गुना थी? तो देखिए 92 से 93 में जो वृद्धि पहले हम देख लेते हैं। 1992-93 में जो वृद्धि है वो देख लेते हैं। ये थी 45 माइनस 25 यानी 20,000, तो ये 20,000 की यहाँ पर वृद्धि थी। उसके बाद उसने कहा है कि 1995 और 96, यानी 1995 और 96 आप ग्राफ में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 50 माइनस 40 ये थी 10,000 की, तो यहाँ पर 10,000 की वृद्धि थी, तो वहाँ पर 20,000 की थी और यहाँ पर 10,000 की। तो उन्होंने अनुपात पूछा है कि कितना गुना थी, तो ये अभी यहाँ पर जो रेशो निकल कर आएगा, होगा 20/10 बराबर 2, यानी 2 दुगुना थी, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 1992 और 1993 का कुल निर्माण 1996 के निर्माण का कितना प्रतिशत था? तो हमें इन तीनों सन का यहाँ पर निर्माण हम देख सकते हैं कि 1992 और 93 का देखेंगे पहले में यहाँ, यानी 1992 प्लस 93 का जो निर्माण था वो देखेंगे 25 प्लस 45 बराबर 70,000। 70,000 यहाँ पर था। उसके बाद हम 96 का देखेंगे। 1996 का जो निर्माण था वो हमारा यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं कि 50,000, तो ये 50,000। तो इस तरह से जो अभी जो परसेंटेज निकल कर आएगी हमारी यहाँ पर जो रिक्वायर्ड परसेंटेज होगी वो देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगी 70/50 गुना 100। तो इस तरह से इसको हम लाएंगे, ये हो जाएगी 140%, तो इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन 85 कितने वर्षों में निर्माण दिए गए 6 वर्षों के औसत निर्माण से कम था। तो यहाँ पर जो 6 वर्ष हैं पहले हम सबसे पहले उनका औसत निकाल लेंगे यहाँ पर। तो 6 सालों का औसत कैसे निकालेंगे, जो भी दिया गया वो देख लीजिए। 25 दिया गया था, 45, 55, 40, 50 और 35। 6 साल हैं क्योंकि, तो इसका जो यहाँ पर निकल कर आएगा हमारा वो आ जाएगा 41.67 हज़ार। तो ये औसत निकल गया। उसने पूछा कितने सालों में इससे कम था, तो ग्राफ में हम देख सकते हैं। तो हमें ग्राफ में देखने से लग रहा है कि 41.67 से 25 कम है, और हमारा जो है 40 कम है और 35 कम है, 3 कम है, और यहाँ पर कुल 6 हैं। 3 कम है और 3 सालों में ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा 3, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह हमारा दूसरा ग्राफ यहाँ पर ग्राफ 2 है, यानी ग्राफ 2 रहेगा। देख लीजिए ग्राफ 2 में क्या है। इसमें भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पुस्तक बनाने तथा उनकी बिक्री के दौरान विभिन्न मदों पर आने वाले प्रतिशत व्यय को निम्न पाई चित्र दर्शाता है, यानी पाई ग्राफ यहाँ पर बताया, पाई चित्र है। पाई चित्र का अध्ययन कर निम्न प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो हम यहाँ पर एक देखो पाई ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितने भी डाटा दिया गया है, छपाई का काम, जल्दसाजी, कागज़ की लागत, विज्ञापन, रॉयल्टी, विजय, तो इसको एक पाई ग्राफ द्वारा हम कैसे बना सकते हैं। इस तरह से पेपर में आएगा आपको पाई ग्राफ। देखिए अलग अलग यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये 35% यहाँ पर छपाई का काम दिखाया गया है। उसके बाद 10% कागज़ का दिखाया गया है, और विविध व्यय दिखाया गया है 4%, और रॉयल्टी 15% दिखाई गई है। विज्ञापन दिखाया गया है 18%, और यहाँ पर जल्दसाजी का भी 18% दिखाया गया है। तो इस तरह से एक पाई ग्राफ आपके लिए पेपर में मिल सकता है। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम यहाँ पर सोल्व करके देखते हैं। डियर व्यूअर्स, आप पहले ग्राफ को एक नोटबुक पर नोट कर सकते हैं, ताकि क्वेश्चन करते समय आपको बार बार ग्राफ को रिपीट ना करना पड़े। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 86, कागज़ की लागत के त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। तो कागज़ की लागत का जो त्रिज्य खंड का कोण हमें देखना है, यानी एंगल निकालना है। तो देख लीजिए ये क्या बनेगा एंगल। पहले सबसे 360 डिग्री हमारा होता ही है, तो डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि वहाँ पर 10 था, तो इसलिए ये काट फाट कर यहाँ पर देखिए 36 डिग्री आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 87, यदि छपाई का व्यय 17,500 है तो रॉयल्टी होगी। तो रॉयल्टी हमें यहाँ पर निकालनी है। तो जो रॉयल्टी है वो देख लीजिए कितनी बनेगी यहाँ पर हमारी। ये है 17,500 डिवाइड बाई 35 मल्टीप्लाई 15, और ये बराबर आ जाएगी हमारी लगभग 7,500 रुपये। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 88, यदि विविध व्यय रुपये 6,000 है तो रॉयल्टी से जल्दसाजी कितनी अधिक है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है। तो अंतर निकालना है एक तरह से। तो अंतर देख लीजिए कितना पड़ेगा। तो 6,000 दिया गया है यहाँ पर, और डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 18 माइनस 15। तो इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आता है हमारा 4,500। तो ये यहाँ पर अंतर होगा। तो इसको मैच करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। प्रश्न 89, विज्ञापन व छपाई के व्यय के केंद्रीय कोण का अंतर है। तो इनके जो परसेंटेज थे वो हमने देखा कि छपाई का 35% था और विज्ञापन का 18%। तो जो अभीष्ट अंतर निकल कर आएगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों का डिफरेंस करेंगे पहले। 35 और 18 का यहाँ पर हम, और इसको डिवाइड बाई 100, क्योंकि 100% होता है टोटल, और एंगल होता है 360। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 61.2 डिग्री निकल कर। तो जब हम इसको मैच करते हैं तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 90, कागज़ की लागत छपाई के व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहाँ देखते हैं अभीष्ट परसेंट कितना परसेंट है। तो यहाँ पर देखिए वो 10/35 दोनों का यहाँ करेंगे, और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 28.6% के आसपास निकल कर। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण रहेगा। इसमें 2 तालिकाएं, 2 टेबल आती हैं, जो दोनों मिलाकर 5-5 यानी 10 अंक की होती हैं। तो यहाँ पर तालिका फर्स्ट देख लेते हैं हम।
यानी नीचे दी गई सारणी से संबंधित 5 प्रश्न दिए गए हैं, सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें टेबल का स्टडी करना होता है, उसके बाद जो नीचे प्रश्न दिए होते हैं उनका आंसर करना होता है, उनको सोल्व करना होता है। जैसे यहाँ पे 5 अभ्यर्थियों का 5 विषयों में प्राप्तांक दिया गया है, तो उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न होंगे जो हम देख लेते हैं। डियर व्यूअर्स, देख लिए ये यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें अभ्यर्थी दिखाए गए हैं A B C D 5 अभ्यर्थी हैं और यहाँ पर भूगोल, इतिहास, गणित, विज्ञान, हिंदी 5 सब्जेक्ट हैं। इनका टोटल भी दिया गया है, सबके यहाँ पर प्राप्तांक दिए गए हैं। क्वेश्चन करने से पहले मेरा सजेशन है कि आप वीडियो को रोककर इसको यहाँ पर एक नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, ताकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आसानी रहेगी आपके लिए। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 91, किस अभ्यर्थी ने भूगोल और हिंदी में 3:5 के अनुपात में अंक प्राप्त किए हैं? तो यहाँ पर हमें देखना है भूगोल और हिंदी, यानी भूगोल और हिंदी का अनुपात देखना है। तो किसने 3:5 में प्राप्त किए? तो पहले हम देखते हैं ए का जो अनुपात है वो देखिए, यहाँ पर 35 और 52 है, तो 35:52 का निकल कर आ रहा है। उसके बाद देखेंगे बी का, तो बी का यहाँ पर 39 और 65 का निकल कर आ रहा है, 39:65। और उसके बाद यहाँ पर सी का 70:63 निकलेगा, 70:63। और डी का 55:84, 55:84। और ई का 80:40, यानी 80:40। हम इनको जब सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये ए का तो 35:52 रहता है और जो बी का है वो 3:5 बन जाएगा। ये इसको इजी कर लेते हैं। और जो सी का है वो 10:9 बनेगा और जो डी का है वो 55:84 रहेगा और जो ई का अनुपात है वो 2:1 बनेगा। तो हमारा जो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जब हम देखते हैं 3:5 तो ये निकल कर आता है, ठीक है, तो बी के लिए, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 92, भूगोल में कौन से अभ्यर्थी ने ए के दुगने अंक प्राप्त किए हैं? यानी भूगोल में देखना है कि ए के दुगने, भूगोल में ए ने प्राप्त किए हैं, देखो 35 अंक प्राप्त किए हैं और इसके दुगने यानी इसके दुगने बनते हैं 70 अंक। तो 70 अंक जो ये ए ने प्राप्त किए, 70 अंक जो प्राप्त किए हैं वो सी ने प्राप्त किए हैं, आप देख सकते हैं तालिका में, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न 93, किस विषय में निम्नतम और उच्चतम अंकों का अंतर सर्वाधिक है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट वाइज जो उच्च और निम्न अंक है उनका अंतर करना पड़ेगा। सबसे पहले देख लेते हैं ज्योग्राफी का, कर लेते हैं यहाँ पर। तो ज्योग्राफी का जो हाईएस्ट है वो 80 हैं और जो मिनिमम 35 है, तो अंतर निकल कर आ जाएगा 45 का। इसी तरह उसके बाद हम हिस्ट्री का देख लेते हैं, इतिहास का, तो मैक्सिमम 74 है और 48 मिनिमम, तो इसका अंतर निकल कर आ जाएगा 26। उस तरह मैथ में देख लेते हैं, यहाँ पर मैथ में जो है 77 और 40 का है, तो ये निकल कर आएगा यहाँ पर 37। इसी तरह हम देख लेते हैं साइंस का, साइंस में जो है वो 87-37 है, 87-37 यानी 50 का अंतर है। उसके बाद हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी का जो अंतर है वो है मैक्सिमम 84 है और मिनिमम जो इसका है 40 है, तो यहाँ पर 40 का अंतर है। तो इस तरह से हमने देखा सभी में जो अंतर है वो हमें साइंस में सबसे ज़्यादा यानी 50 का अंतर निकल कर आ रहा है, ठीक है, इसलिए सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, विज्ञान साइंस। प्रश्न 94, इतिहास में सी का अंक उसके कुल प्राप्तांक का कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें पहले सी के जो अंक देखने पड़ेंगे, इतिहास में कितने, तो इनके जो अंक हैं ग्राफ में हम टेबल में हम देखते हैं तो 56 है और टोटल इनके जो अंक हैं वो हैं 280। तो इनकी जो परसेंटेज हम निकालते हैं तो निकल कर आता है 20%। तो 20% यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कोई भी नज़र नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं सही उत्तर होगा। प्रश्न 95, किस अभ्यर्थी ने किसी भी विषय में न तो अधिकतम और न ही न्यूनतम अंक प्राप्त किया है? तो ये हम टेबल को ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सी अभ्यर्थी है वो ऐसा है कि उसने न तो अधिकतम ही और न ही न्यूनतम यानी 20 के अंक प्राप्त किए हैं, यानी सबसे जैसे उसने टोटल उसके अंक हैं 280 अंक बैठते हैं, तो उससे ज़्यादा 2 लोगों के हैं, 2 कैंडिडेट के हैं और उससे कम भी 2 के हैं, तो इसका बीच में है, तो इसलिए यहाँ पर सी ने न तो अधिकतम प्राप्त किया न न्यूनतम, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी यानी सी इज करेक्ट आंसर।
तालिका 2 दूसरी टेबल यहाँ पर है। इसमें देखिए किसी खेल आयोजन में देशों का प्रदर्शन नीचे तालिका द्वारा दिया गया है। तालिका का अध्ययन कर पूछे गए सवालों को हल कीजिए। यहाँ पर देखिए एक टेबल दी गई है, उसका हमें अध्ययन करना है, जिसमें कुछ देश हैं जो किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज मेडल जीतते हैं, वो सब यहाँ पर दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग, इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं, उनके हमें उत्तर यहाँ पर जानने होंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले जैसे इनका हमें यहाँ पर टोटल भी करना पड़ सकता है। टोटल किस कंट्री ने कितने जीते हैं और किस कैटेगरी के कितने जीते हैं, नीचे यहाँ पर टोटल करना पड़ सकता है। गोल्ड कितने टोटल, सिल्वर कितने, ब्रोंज कितने और कंट्री वाइज भी। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 96 सर्वाधिक मेडल जीते। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस कंट्री के कितने मेडल। टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर यूएसए के जो मेडल हैं वो टोटल कर लेते हैं 8, 12 और 5, ये निकल कर आते हैं 25। उसके बाद चाइना के निकल कर आते हैं, टोटल कर लेते हैं 26, और जापान के 16, कोरिया के 18, इंडिया के 17। तो सर्वाधिक मेडल निकल कर आए यहाँ पर चाइना के। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आप इस टेबल को नोट कर सकते हैं ताकि जो नीचे से क्वेश्चन आने वाले हैं उनको आप आराम से फिर सोल्व कर सकें। क्वेश्चन 97 सबसे कम मेडल जीते। तो आप टेबल को देख सकते हैं, सबसे कम मेडल जो 16 मेडल निकल कर आए थे वो जीते थे किसने, जापान ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 98 तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा था। तो तीसरे स्थान पर देखिए आप कौन सा देश वहाँ पर रहा था। तो जिसने 18 मेडल तीसरे नंबर पर आए थे तो वो थे कोरिया के। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी कोरिया ही करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 भारत ने कितने फीसदी मेडल प्राप्त किए। तो परसेंटेज निकालें तो देखो भारत ने इसमें कुल मिलाकर 17 मेडल प्राप्त किए हैं। टोटल जो मेडल हैं यहाँ पर जीते गए हैं वो 102 मेडल हैं। तो इसलिए अगर यहाँ परसेंटेज हम निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 16.66%। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट, जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेट ए का वो आपके लिए, इसको आपको कमेंट करके इसका उत्तर निकाल कर बताना है। एशिया महाद्वीप ने कितने फीसदी मेडल जीते। देखिए एशिया महाद्वीप ने कितने मेडल जीते आपको बताना है। आपको ये पता होना चाहिए कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं और उनके कुल मेडल आप टोटल कर लीजिए और टोटल से यहाँ पर परसेंटेज निकाल लीजिए और कमेंट करके बताइए। देखिए आपका सेट ए है, हमने बनाया है जो आयोग के अनुसार बनाया गया है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह के हम और भी सेट आपके लिए बना सकते हैं। अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट करते हैं, कमेंट करके हमें पूछते हैं, तो हमारा वैसे इरादा पूरे 10 सेट बनाने का यहाँ पर है। अगर आपने साथ दिया और आपको रिक्वायरमेंट रही तो हम ये 10 सेट आपके एग्ज़ाम से पहले कोशिश करेंगे कि पूरे हो जाएं। बस ज़रूरत इस बात की कि आप धैर्य रखें। देखिए इस परीक्षा के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी आपको ये ना लगे कि ये सीरीज़ बहुत लंबी है। देखिए आपका सफ़र भी बहुत लंबा है, जीवन बहुत लंबा है। आपको अगर जॉब लेनी है तो देखिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो धैर्य और पैशन, यानी ये पैशन जो है ये आपको बनाए रखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। बिल्कुल भी अपनी मेहनत के बल पर आपको तैयारी करनी है और इसमें कामयाबी लेनी है। गॉड ब्लेस यू। थैंक